नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो ईवीएम को लेकर चर्चाएं गर्म है और अब ईवीएम को लेकर एक आंदोलन करने की पूरी शुरुआत होने जा रही है कल से। जी हाँ, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ जो एक्टिविस्ट हैं और जो वकील हैं या फिर जो सेम तरह से सोचते हैं या फिर जो लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहते हैं, एक ऐसे लोगों का ग्रुप कल पटियाला हाउस कोर्ट से इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक एक तरह से एक पैदल मार्च करने जा रहा है और उसके अगले दिन यानी कि 6 तारीख को जंतर मंतर पर एक आंदोलन करने जा रहा है ईवीएम को लेकर। क्योंकि तमाम चर्चाएं अब ये हो रही हैं कि अगर ईवीएम से ही चुनाव होते रहे तो फिर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से नहीं हटाया जा सकता है। वो 400 पार का नारा दे रही है, वो 500 पार का भी नारा दे सकती है। खासतौर पर अभी 3 राज्यों में जो इलेक्शन हुए हैं उसके बाद से ईवीएम को लेकर विपक्षी पार्टियां, सिविल सोसाइटी के लोग, एडवोकेट्स और तमाम ऐसे लोग जो संविधान और लोकतंत्र में न सिर्फ यकीन रखते हैं बल्कि उसको बचाने की एक मुहिम, एक लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको लगता है कि जब तक चुनाव बैलेट पेपर से नहीं कराए जाएंगे और जब तक चुनाव ईवीएम से होते रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से नहीं हटाया जा सकता है। और ईवीएम से चुनाव अगर ऐसे ही होते रहे तो फिर लोकतंत्र और संविधान जो खतरे में है, आगे आने वाले वक्त में न जाने किस तरह से फिर चुनाव होगा और न जाने संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया भी जा सकेगा या फिर नहीं। इस तरह के तमाम डाउट्स उनके जहन में है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान, जाना माना चेहरा जिनको आप लगातार सुनते रहते हैं, उनकी वीडियोज अक्सर वायरल हो जाती हैं। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर भानु प्रताप जी मेरे साथ जुड़ गए। स्क्रीन पर आप उनको देख सकते हैं। भानु जी, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका। शुक्रिया। कल आप मुझे बताइए आप क्या करने जा रहे हैं और आखिर आपको क्यों लगा कि आपको इस लड़ाई को शुरू करना चाहिए? क्या ईवीएम पर से आपका पूरा यकीन उठ चुका है? क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और संविधान को पूरी तरीके से क्रश कर रही है या आपके लफ्जों में कहूं तो उसकी हत्या की जा रही है? इसमें कोई संदेह नहीं है, उसकी हत्या की जा रही है लगातार। और जहां तक विश्वास की बात है, विश्वास तो कम से कम मैं अगर अपनी बात कहूं तो विश्वास हमारा उसी समय उठ गया था सन 2019 में। क्योंकि 2019 में जिस दिन 23 मई 2019 को 2019 के लोकसभा चुनावों के नतीजे आ रहे थे, गिनती चल रही थी, उसी दौरान जो सूचना सामने आई कि द क्विट के माध्यम से कि जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आंकड़े थे, उन आंकड़ों में 373 लोकसभा सीटों पर 8,000 से लेकर 18,000 तक वोटें ज्यादा थी या कम थी। अगर ईवीएम मशीन बिल्कुल ठीक है तो फिर ये आंकड़े इस तरह से कैसे थे? बहुत सीधा सा सवाल है। और इसमें द क्विंट ने एप्लीकेशन डाल के, लेटर डाल के इलेक्शन कमीशन से पूछा। इलेक्शन कमीशन ने उनका जवाब देने की बजाय अपनी वेबसाइट से वो आंकड़े ही हटा दिए। और मैं 2019 की ही बात बता रहा हूं कि 2019 में बागपत लोकसभा सीट से एक हमारे साथी हैं सुभाष कश्यप, वो कैंडिडेट थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। उनके अपने बूथ में उनकी अपनी वोट नहीं निकली। मैं मान सकता हूं कि परिवार का कोई व्यक्ति वोट ना दे, लेकिन जो कैंडिडेट है कम से कम वो तो अपने लिए वोट देगा। उसकी भी वोट नहीं निकली। और अभी बहुत रिसेंटली चुनाव हुए हैं, 5 राज्यों के चुनाव, जिसमें आप देखेंगे कि एक विधानसभा क्षेत्र में मध्य प्रदेश में और एक राजस्थान में जो कैंडिडेट हैं उनके अपने वोट अपने बूथ में नहीं निकले। एक बात। दूसरी और जो बात है जो लगातार सामने आ रही है वो ये है कि 2022 का जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ विधानसभा का, उन विधानसभा चुनावों में पोस्टल बैलेट की गिनती में 304 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे थी और बीजेपी मात्र 90 सीटों पर। लेकिन जब पूरी गणना होने के बाद में, ईवीएम की गिनती होने के बाद में परिणाम आए हैं तो आप देखते हैं कि 225 के लगभग सीट जीत के बीजेपी सरकार बना लेती है और समाजवादी पार्टी बिल्कुल 180 डिग्री पे घूम के लगभग 181 सीटों पर सिमट गई।
ठीक यही चीज अगर आप देखें तो इस समय जो चुनाव हुए 5 राज्यों में, उनमें मध्य प्रदेश की 230 लोक विधानसभा सीटों पर जब पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है तो 199 सीटों पर वो जो कांग्रेस पार्टी है वो आगे है पोस्टल बैलेट में। और आप इस हिसाब से देखें कि बीजेपी का कहीं अता पता भी नहीं था। लेकिन जब चुनाव परिणाम फाइनल आते हैं ईवीएम की गिनती के बाद, खेल बिल्कुल उलट हो जाता है, 180 डिग्री पे घूम जाता है। बीजेपी को 164 सीटें मिलती हैं और कांग्रेस वो 63 सीटों पर सिमट जाती है। ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल इस बात को स्पष्ट करती हैं। मैं आम आदमी की भाषा में बोल रहा हूं, मैं तो इसमें और भी डेप्थ में चीजें जानता हूं, लेकिन आम आदमी की भाषा में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि यही काफी है ईवीएम से चुनाव बंद करने के लिए और ईवीएम की गड़बड़ी को लोगों के सामने लाने के लिए। जी भानु जी, जो इलेक्शन कमीशन विपक्ष को वक्त नहीं दे रहा है मिलने के लिए, विपक्ष ने एक बार लेटर लिखा, फिर दोबारा लेटर लिखा, एक डेलीगेशन गया भी, उसने मिलने का वक्त नहीं दिया, तो आपको क्यों लगता है कि आपको इलेक्शन कमीशन वक्त दे देगा मिलने के लिए, या आपको 50 ईवीएम दे देगा जिसमें आप बाकायदा तौर पर डेमो करके दिखाएं कि इसको हैक किया जा सकता है, इससे छेड़छाड़ की जा सकती है, वो तमाम दावे जो आपकी तरफ से किए जा रहे हैं? तो क्या आपको लगता है कि हाउस कोर्ट से जब आपका मार्च निकलेगा तो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक आपको वाकई में जाने दिया जाएगा? आप ज्यादा उम्मीद नहीं रख रहे हैं? हमें उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। आप ज्यादा की बात कर रहे हैं, हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। हमें उम्मीद है कि हमें वहां तक जाने नहीं दिया जाएगा। ईवीएम मशीनें देना तो बहुत दूर की बात है, हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन बावजूद उसके इलेक्शन कमीशन की जो हठधर्मिता है, इलेक्शन कमीशन आखिर है क्या? इलेक्शन कमीशन ही इज अ पब्लिक सर्वेंट, जनता का नौकर है वो। उस जनता ने इलेक्शन कराने की ताकत उसके हाथ में दी है संविधान के माध्यम से, अनुच्छेद 324 के माध्यम से। सो उसकी जिम्मेदारी है कि वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, यानी स्वतंत्र, निष्पक्ष और चुनाव कराए, ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन जिस तरह की हठधर्मिता वो इतनी बड़ी पार्टियों से, इंडिया गठबंधन की 28 पार्टियों से मिलने तक का समय नहीं दे रहा। वो जनता के प्रतिनिधि हैं, वो जनता है, उन्हें मिलने का समय नहीं दे रहा। यही इस बात की तरफ संकेत करता है कि कहीं ना कहीं इस सब मामले में बहुत बड़ा घोटाला है। और केवल यही नहीं, आप देखेंगे कि उसकी हठधर्मिता कहां तक है। इलेक्शन कमीशन ने जो सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन, जिसके ईवीएम और वीवीपैट पे जो है जस्टिस मदन बी लोकुर, जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, जो उस कमीशन के चेयरमैन थे, और 6,500 लोगों ने, 6,500 लोगों ने उस पूरी रिपोर्ट पर जो 11 पेज की है सिग्नेचर करके इलेक्शन कमीशन को दिया, उससे मिलने का समय मांगा। और उससे पहले उस रिपोर्ट को तैयार करते समय उन्होंने इलेक्शन कमीशन के तमाम लोगों को, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमिश्नर, सारे उनके टेक्निकल एक्सपर्ट, उनको बुलाया भी कि आप अपना पक्ष भी रखिए, आप बताइए अपनी बात। केवल एक व्यक्ति इलेक्शन कमीशन का उसमें जो है शामिल हुआ, बाकी कोई शामिल नहीं हुआ। उसके बावजूद उन लोगों को मिलने का समय नहीं दे रहा। और वो लोग, दे आर नॉट लेमैन, वो आम व्यक्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, सेना के जनरल तक, ब्रिगेडियर तक, लेफ्टिनेंट कर्नल तक के लोग हैं, प्रोफेसर हैं, समाज सेवक हैं, उसमें सोशल वर्कर हैं उसमें। बावजूद उन्हें मिलने का समय नहीं दे रहा। आखिर क्यों नहीं दे रहा मिलने का समय? क्या जनता की बात सुनना उसका फर्ज नहीं है क्या? तो हम ये सारी चीजें जानते हैं। और ये तो जो प्रोग्राम किया है ये इसीलिए किया है कि जो कह रहा है, क्योंकि 2017 में जो उसने रिपोर्ट दी थी कि ईवीएम हैक के लिए, उसमें उसने कहा कि भाई आप हाथ नहीं लगा सकते, कुछ नहीं कर सकते, आप हैक करके दिखाओ। और उसी में कहा था कि जो जनता है, हम उससे ये चाहते हैं कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी है उसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित कराए, इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए वो सजग रहे, जागरूक रहे। इसीलिए जा रहे हैं हम लोग उसके पास में। तो देखते हैं ना कि देते हैं या नहीं देते हैं। हमें मालूम है नहीं देंगे, पर फिर भी अगर देंगे तो जो महमूद भाई ने कहा है, महमूद पराचा साहब ने कहा है, वो करके दिखाएंगे। उसमें क्या दिक्कत है?
जी, बिल्कुल। लेकिन भानु जी, क्या आप इसको एक बड़ा जन आंदोलन बनाने की तैयारी में हैं? जंतर-मंतर पर आप प्रोटेस्ट करेंगे। क्या ये प्रोटेस्ट फिर देशव्यापी भी होंगे? क्योंकि हमने देखा है कि अगर आप किसी भी चीज़ में अगर कोई बदलाव लाना चाहते हैं लोकतंत्र में, तो जन आंदोलन जब तक नहीं होता, कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता। हाल ही का एग्जाम्पल ले लें अगर हम, तो ट्रक ड्राइवर्स ने आंदोलन किया, 3 दिन में सरकार को झुकना पड़ा। तो क्या क्योंकि वक्त बहुत कम है आपके पास, और जो लोग इस तरह से सोच रहे हैं उनके पास वक्त बहुत कम है, क्योंकि 3 महीने से भी कम का वक्त बचा है लोकसभा के इलेक्शन में, और एक बार ये इलेक्शन हो गए उसके बाद तो और 400 पार का नारा दिया जा रहा है। अगर वो सब कुछ हो जाता है तो फिर तो आपको पता ही है क्या आगे और क्या हो सकता है। नहीं, मुझे मालूम है और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि वक्त बहुत कम है और जनांदोलन बनाने की जरूरत है। देखिए, हमारी रणनीति पूरी तरह से तैयार है। ये 6 तारीख की जो कॉल है, हमने 6 तारीख की कॉल देश भर के लोगों को दी है, ये देखने के लिए, जानने के लिए कि देश के लोगों का रेस्पॉन्स क्या है। हालांकि अब तक जो मेरे पास में जो लगातार लोगों के मैसेज आ रहे हैं, फोन्स आ रहे हैं, जो लोग संपर्क कर रहे हैं, ये मैसेज पूरे देश में हर जगह जा चुका है, इसमें कोई शक अब नहीं है। सिर्फ इतना है कि जंतर मंतर पर 6 जनवरी को 12 बजे लोगों की उपस्थिति कितनी होगी, दिल्ली में जंतर मंतर पर उपस्थिति जो है वो कितनी होगी, किस तरह से होगी, क्या लोग जो कह रहे हैं, जो मैसेज दे रहे हैं, उसी ईमानदारी से सड़क पर कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलेंगे या नहीं। अगर हम सॉरी अगर हमारे साथ वो चलते हैं कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला के, तो आप विश्वास रखिए कि 6 तारीख को ही देश भर में हर जिले में और अन्य प्रदेश जो है, देश भर के जितने भी प्रदेश हैं, उनकी राजधानियों में किस तरह से यह आंदोलन होगा और ईवीएम को हटाने तक यह आंदोलन किस तरह से चलेगा, यह 6 तारीख को ही जंतर मंतर पर अनाउंस होगा बाकायदा। जी, तो आपने ये भी कहा, मैं आपका इंटरव्यू देख रही थी जो आपने प्रेस को आप बात कर रहे थे, आपने कहा कि वो 400 नहीं, नरेंद्र मोदी तो 500 पार की भी बात कर सकते हैं क्योंकि ईवीएम उनके पास है। ईवीएम हटा दें तो वो 200 सीटें क्या, वो 100 सीटें पर ही सिमट जाएं। तो ऐसा आपको क्यों लगता है? क्या आपको नहीं लगता है विश्व गुरु की उनकी छवि है, वो तो बहुत बड़े नेता हैं, बड़े बड़े दावे उनकी तरफ से किए जाते हैं। अब राम मंदिर जैसा मुद्दा उनके पास है, अभी पूरे जनवरी के महीने में पूरा इवेंट उनके लिए तैयार है, फिर भी आपको लगता है कि ईवीएम ही उनका आखिरी सहारा है? मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि आप ईवीएम हटा दीजिए। आप 100 और 200 की बात कर रहे हैं, जो मैंने एग्जैक्ट वर्ड बोला है वो ये बोला है कि एक सीट पर 1000 मोदी जी बिठा दीजिए आप, और ये चुनाव बैलेट पेपर से करा लीजिए आप। अगर मोदी जी अपनी भी सीट जीत पाए, इसके अलावा बीजेपी 40 सीटें भी पार कर पाए, तो मैं हमेशा के लिए राजनीति छोड़ दूंगा मैडम, अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो। सो ये जो चीज है, दूसरी बात ये है मैम कि जिस विश्व गुरु की और जिनकी बात करें, आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी की आप स्पष्ट रूप से और निष्पक्ष रूप से यह सर्वे करा लीजिए, 3% से ज्यादा लोग मोदी जी को पसंद नहीं करते। इवन उनकी पार्टी में भी लोग उनको पसंद नहीं करते, लेकिन पार्टी के लोग भी कहीं ना कहीं गुलामी के जो है शिकार हैं, जो बोल नहीं पा रहे हैं, किसी भी तरह का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। और जो 500 की पार आप कह रहे हैं, बाकायदा उन्होंने कहा है 3 राज्यों के चुनाव, 5 राज्यों के चुनाव के बाद जब बीजेपी के ऑफिस में मीटिंग हुई है, मोदी जी वहां पर आए हैं, तो मोदी जी ने बाकायदा कहा है कि इस बार सभी सीटें जीतेंगे। इसका क्या मतलब है? सभी सीटों का मतलब है लोकसभा चुनाव सामने है, तो लोकसभा की 543 सीटें हैं, ये उनका जो है इशारा है, ये लक्ष्य है। और मैं कह रहा हूं अगर ईवीएम रहेगी तो निश्चित रूप से वो जीतेंगे, और अगर ईवीएम हट जाएगी तो फिर कह रहा हूं मोदी जी 40 सीटें जीत नहीं पाएंगे। जी, लेकिन भानु जी, अगर ईवीएम से ही चुनाव होते हैं, क्योंकि जिसकी उम्मीद अभी तो बहुत ज्यादा लग रही है, ऐसा तो लग नहीं रहा है कि चुनाव आयोग इस तरह के किसी भी उसमें है कि वो आपको टाइम दे, विपक्ष को टाइम दे या आप जैसे लोगों को टाइम दे और उसमें कोई बदलाव किया जा सके। और जाहिर सी बात है कि अभी सारी संस्थाएं जो हैं वो किसकी कठपुतली बनी हुई हैं, वो भी सबको पता है, किस पार्टी की बनी हुई हैं। अगर ईवीएम से ही चुनाव होता है 2024 का,
तो फिर आपके क्या डर हैं आगे और क्या क्या हो सकता है? नहीं, डर बिल्कुल स्पष्ट है। यह देश पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। मैं यही शब्द यूज कर रहा हूं, यह देश पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो निश्चित रूप से मोदी सरकार ही सत्ता में वापस आएगी, उन्हें कोई नहीं हरा पाएगा। और जितनी भी सीटें वो कह रहे हैं उतनी सीटें वो जीत के लाएंगे, चाहे 405 के पार हो या सभी सीटों की बात हो। निश्चित रूप से यही होना है अगर चुनाव ईवीएम से होता है तो। और अगर चुनाव बैलेट पेपर से होता है तो बिल्कुल खेल उल्टा होगा। और अगर मोदी जी दोबारा आ जाते हैं तो आप लिख लीजिए क्या क्या होगा। नंबर 1, इस देश का संविधान खत्म होगा और मनुस्मृति पर आधारित संविधान जो उन्होंने तैयार कर रखा है वो संविधान लागू होगा। और इसके अलावा इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, राजतंत्र स्थापित होगा और केवल मोदी जी राजा होंगे। और मैं यूं ही नहीं कह रहा मैडम, आज मैं कोर्ट जा रहा था तो आप देखेंगे कि शास्त्री पार्क के पास में, यमुना से पहले है ना जहां हम 30,000 कोर्ट की तरफ जाते हैं, सो शास्त्री पार्क के सामने एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगा हुआ था। उस होर्डिंग पे लिखा था विनर और नीचे लिखा था वन नेशन वन लीडर। और मैंने ये बात बहुत पहले कही अपने कई वीडियोस में कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब यह है केवल और केवल मोदी जी का इलेक्शन, और वो भी इसी बार है 2024 में। इसके बाद इस देश में कोई इलेक्शन होगा नहीं। और जो विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं के भी इलेक्शन होने वाले नहीं है। ये जो खत्तर का कड़कवार कुर्ता पहन के जो विधायक घूमते हैं ना, अगर मोदी जी जीत के आ गए तो इसके बाद में विधानसभाओं के चुनाव भी नहीं होंगे। क्योंकि जो संघीय ढांचा है, इस संघीय ढांचे को देश के संविधान के में जिसका वर्णन है, इस संघीय ढांचे को लगातार कमजोर करने, उसको ध्वस्त करने का प्रयास मोदी जी ने किया है। 2 उदाहरण इसके बताता हूं। जीएसटी के माध्यम से संघीय ढांचे को कमजोर किया गया। कई स्टेट ने उन्होंने कहा कि जो हमारा पैसा है हमें दो, तो कह दिया गया कि आप वहां से रिजर्व बैंक से आप कर्ज ले लीजिए। भाई जब स्टेट का पैसा है तो आप दे क्यों नहीं रहे, कर्ज क्यों लेगा। और दूसरा आपने देखा था किसान आंदोलन में, अगर वो कृषि कानून वापस नहीं होते तो जो मंडी समितियों को जिस तरह से खत्म किया गया और जिस तरह से नए जो लोग थे उनको लाया गया, वो अगर लागू हो जाता तो मंडी समिति खत्म हो जाती और मंडी समिति के माध्यम से टैक्स 4% से लेकर 6% जो स्टेट को मिलता था, वो जो सोर्स है वो खत्म हो जाता। सो हर समय हर जगह जो संघीय ढांचा है उसको तोड़ने की, उसको खत्म करने की कोशिश की गई है। और अगर ये जीत कर आ गए तो मोदी जी बाकायदा राजतंत्र डिक्लेयर करेंगे और उसकी एक तरह से तो औपचारिक जो है वो शुरुआत कर ही चुके हैं। जो इस नई संसद में राजदंड स्थापित करके, जो सिंगोल के नाम से है, राजदंड स्थापित करके वो इसकी शुरुआत कर ही चुके हैं। तो देश में मोदी जी के आने के बाद अगर जीत के आ गए, राजतंत्र स्थापित होगा। यह देश जो आज धर्मनिरपेक्ष देश है, हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित होगा। इस देश में कोई चुनाव नहीं होगा आगे, और इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। और राजतंत्र हमेशा थानों से चलता है, अदालतों से नहीं चलता। तो फिर कह रहा हूं कि जितने वकील हैं, ये जब अदालतों की जरूरत नहीं है तो जजों की क्या जरूरत है और वकीलों की क्या जरूरत है। सभी वकीलों के कोर्ट भी खूंटी पर टंग जाएंगे, बचना कुछ नहीं है मैम। उसके बाद ये सारी चीजें होंगी। और जिस तरह से पुलिस राज में तब्दील करने की पूरी कोशिश, मतलब तैयारी हो चुकी है, सीआरपीसी में, एविडेंस एक्ट में और आईपीसी में अमेंडमेंट कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के विषय में आप कुछ बोल नहीं सकते और इलेक्शन कमीशन जो करे वो सही है। और साथ में अगर आर्थिक विषय पर आप कोई चर्चा करते तो वो भी आतंकवाद के घटनाओं के अंतर्गत आ जाए। ये जो सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों से ये पुलिस स्टेट ऑलमोस्ट बन ही चुका है देश। सो ये सब कुछ होते हुए आप क्या समझ रहे हैं कि देश में कुछ बचेगा? जिस तरह से अभी बिल लाया जा रहा है, आपका ये चैनल भी उसकी जब्त में आएगा। जो बिल लाया जा रहा है, ब्रॉडकास्टिंग बिल जो लाया जा रहा है, सारी चीजें आएंगी। इवन व्यक्ति को अपनी कोई व्हाट्सएप पे भी मैसेज नहीं भेज सकेगा। यही स्थिति होने जा रही है। क्या यह स्थिति गंभीर नहीं है? क्या लोगों को इसके विषय में सोचना नहीं चाहिए? ये होगा मैम,
हम वैसे ही नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए ये जो आंदोलन है, हम चाहे जो हो जाए हमारा, हमें मालूम है कि सरकार हमें कभी भी किसी भी समय गोली से मरवा सकती है, बावजूद उसके हम इस आंदोलन को इसकी अंतिम परिणति तक लेके जाएंगे और इस आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील करेंगे। जनता भी ऐसा मन बना चुकी है और देश में इतने % लोग जो इसको जन आंदोलन बना सके, आज की तारीख में ईवीएम के खिलाफ बोलने लगे हैं, खड़े होने लगे। जी बिल्कुल, आप गंभीर ही नहीं बल्कि बेहद खतरनाक चीजों की तरफ न सिर्फ इशारा कर रहे हैं, बल्कि आप खुलकर, इससे ज्यादा खुलकर आप कुछ कह नहीं सकते थे। जो तमाम बातें अभी आपने कही है भानु जी, और ऐसे वक्त में आप ये तमाम बातें कह रहे हैं जहां पर जबान खोलने पर, लब खोलने पर जेलों में लोगों को डाल दिया जाता हो, और आप उस वक्त इतनी हिम्मत की बात यहाँ पर कह रहे हैं। जाहिर सी बात है, आपको भी सब कुछ पता है कि कुछ भी कभी भी आपके साथ भी हो सकता है, जिसकी बात आप कह भी रहे हैं। क्या आपको ये भी लगता है, अभी इंडिया गठबंधन के नाम पर 28 दल इकट्ठा हुए हैं, वो लड़ रहे हैं। हमने देखा कि राहुल गांधी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा की, अब वो भारत न्याय यात्रा करने जा रहे हैं। ये तमाम चीजें एक तरफ और ईवीएम का खेल एक तरफ, आपको लगता है इन सबका कोई मतलब नहीं है? अगर ईवीएम से ही चुनाव होते रहे तो फिर से जो परिणाम हमें 5 राज्यों में मिले, जिसमें 3 में जीत हुई, 1 में तेलंगाना में कांग्रेस की हुई, ऐसे टोकन दे दिए जाएंगे, लेकिन जो पूरी सत्ता है वो उन्हीं के हाथ में रहेगी। मैम, भारत जोड़ो यात्रा के बाद में जो राहुल जी ने इस देश में एक टेम्पो बनाया था, लोगों का रुझान, लोगों का झुकाव न केवल व्यक्तिगत रूप से राहुल जी की तरफ बल्कि कांग्रेस पार्टी की तरफ भी हुआ था। एक माहौल देश में बना था। ये 5 राज्यों में चुनाव हुए और इन 3 राज्यों में जो जबरदस्त हार उनकी की गई, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, और उसके बाद जैसे मुंह पे ताले लगा लिए कांग्रेस पार्टी ने, ये कांग्रेस पार्टी ने बहुत गलत किया है। कांग्रेस पार्टी को उसी समय सड़क पर उतरकर आंदोलन शुरू कर देना चाहिए था, उसी समय। और अब जो न्याय यात्रा लेकर चले हैं राहुल गांधी जी से मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि राहुल गांधी जी, आप पूरी तरह से न्याय यात्रा कर लीजिए, मिलेगा कुछ नहीं। क्योंकि जिस व्यक्ति के सामने आप और हम ये देश लड़ रहा है, उस व्यक्ति के काम करने का, सत्ता में आने का तरीका कुछ और है, उसकी रणनीति कुछ और है, उसका ढंग कुछ और है। अगर हम उसकी काट उसके तरीकों से नहीं करेंगे, उस तरह से नहीं लड़ेंगे, हम किसी भी हालत में इन यात्राओं से कुछ नहीं हासिल कर सकेंगे। हां, कर सकते हैं इस न्याय यात्रा में, अगर ईवीएम के मुद्दे को जोड़कर जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी जी उठाएं और बाकी जो कांग्रेस पार्टी है और इंडिया गठबंधन के लोग हैं, ईवीएम के मुद्दे को लेकर सड़क पर आंदोलन करें, तभी ये ईवीएम हटेगी, देश बचेगा। अन्यथा आप ये यात्रा करते रहिए, आप यात्रा करते रहिए, वो ईवीएम की सेटिंग का काम करते रहेंगे और उसके बाद रिजल्ट आएगा, आप जो की तो रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। और एक बार रिजल्ट घोषित होने के बाद कुछ नहीं होता इस देश में, हम सब इस बात के गवाह हैं। सो मेरा आपसे निवेदन है, और कांग्रेस पार्टी को तो इस बात से भी समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के तकनीकी सलाहकार, जो इस देश में संचार क्रांति के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के और कंप्यूटर को लाने के लिए सबसे बड़े एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उन्होंने कांग्रेस से कहा है कि कांग्रेस को और विपक्षी पार्टियों को ईवीएम को लेकर आंदोलन करना चाहिए, सड़क पर आंदोलन करना चाहिए और इसको लेकर बहिष्कार करना चाहिए इलेक्शन का। बावजूद उसके उन्हें समझ में नहीं आ रही है। सो मेरा भी यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी को, सभी विपक्षी पार्टियों को, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आपके समाजवादी पार्टी हो, चाहे आपके नीचे जो स्टालिन डीएम के पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, इंडिया गठबंधन की तमाम 28 पार्टियों को ईवीएम के मसले को लेकर सड़क पर आंदोलन करना पड़ेगा, तभी ईवीएम हटेगी, अन्यथा ईवीएम हटेगी नहीं। लेकिन हमने भी ठान रखा है कि अगर ये नहीं करते हैं तो हम बोलेंगे इस विपक्ष के खिलाफ भी, और इस विपक्ष को मजबूर कर देंगे कि ये सड़क पर आकर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, ताकि इस देश में जो एक भयानक बीमारी, कैंसर से भी भयानक बीमारी पैदा हो चुकी है, ईवीएम, उसको हटाया जा सकते और इस देश में बैलेट पेपर के माध्यम से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराया जा सके।
और अगर देश में इन्होंने विपक्षी पार्टियों ने सड़क पर आंदोलन नहीं किया और देश तबाह हुआ, तो ये सारी की सारी विपक्षी पार्टियां देश की तबाही के लिए जिम्मेदार होंगी, कोई और नहीं, ये जिम्मेदार होंगी। क्योंकि बड़े विद्वानों ने कहा भी है कि अत्याचारी का अत्याचार जितना घातक होता है उससे कहीं ज्यादा घातक होता है अच्छे लोगों की चुप्पी। जी बिल्कुल। लेकिन आपने देखा होगा भानु जी कि अभी 146 सांसदों को संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया जब उन्होंने सवाल पूछा नेशनल सिक्योरिटी जैसे अहम मुद्दे पर, और सिर्फ इतना कहना था उनका कि अमित शाह आकर यहां पर बयान दें, लेकिन उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब एक के बाद एक तमाम जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं उन्हें ईडी के नोटिस समन जो है भेजे जा रहे हैं, तो उन लोगों को भी हर तरीके से डराने, धमकाने, दबाने की कोशिश की जा रही है। फिर आपको क्या लगता है कि फिर भी आखिरी रास्ता क्या उनके पास भी सड़क पर उतरकर आंदोलन करना ही है? यही एक वाहिद रास्ता है जिससे लोकतंत्र, संविधान को बदला जा सकता है, या अगर आप सत्ता परिवर्तन देखना चाहते हैं तो वो सत्ता परिवर्तन तभी मुमकिन हो पाएगा? बुशरा जी, जिस तरह से 146 सांसद को विपक्षी वालों को निकाला गया, निलंबित किया गया, उन्हें तुरंत वही संसद के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठना था, भूख हड़ताल पर। और अगर वहां नहीं तो उन्हें राष्ट्रपति के सामने बैठना था और होने देना, चलने देना था, ताकि पूरी दुनिया को पता लगे कि क्या हो रहा है भारत में लोकतंत्र के नाम पे। एक व्यक्ति जो इस देश को विश्व गुरु की बात करता है, वो व्यक्ति लोकतंत्र का किस तरह से दमन कर रहा है कि विपक्षी पार्टियों को बोलने भी नहीं दे रहा, संसद में बैठने भी नहीं दे रहा है। और वो किसके तहत था आप जानती है कि जो सीआरपीसी में, एविडेंस एक्ट में और आईपीसी में जो अमेंडमेंट किए गए हैं, जो वो बिल लाए गए हैं, उस पर जरा सी भी चर्चा न हो सके, विपक्ष कुछ भी बोल ना सके, ताकि जनता को पता ना लग जाए कि कितने तरह के घातक उसमें जो है उन्होंने अमेंडमेंट किए हैं और इस देश को पुलिस राज में तब्दील कर दिया है। इसलिए उनको निकाला। लेकिन विपक्ष, मैं समझता हूं, शायद लड़ना नहीं जानता या लड़ना नहीं चाहता। और अगर विपक्ष को डर लगता है तो घर में बैठे राजनीति छोड़ के काहे को जरूरत है राजनीति करने की? जी बिल्कुल। आखिरी सवाल मेरा आपसे कि अगर आपको कल पटियाला हाउस से आगे जाने नहीं दिया जाता है और जंतर मंतर पर अगर आपको प्रोटेस्ट उस तरह से करने नहीं दिया जाता है, तो फिर आपके पास क्या विकल्प बचता है? और सवाल ये भी कि क्या आपको ये मुहिम कुछ पहले शुरू नहीं करनी चाहिए थी? आपको नहीं लगता कि देर हो गई और वक्त बहुत कम है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि समय बहुत कम है। हालांकि देर की बात से मैं थोड़ा सा इसलिए सहमत नहीं हूं कि हम 30 मई 2019 से, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने दोबारा शपथ ली थी, उस दिन से हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और आंदोलन हमने 5 बार आंदोलन जंतर मंतर पर किए, 4 बार हमने राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया। ईवीएम मशीन में कैसे गड़बड़ी होती है वो भी हमने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया। वीवीपैट मशीन में किस तरह से गड़बड़ी होती है वो भी हमें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया, प्रदर्शन करके दिखाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। और उस समय जनता भी इतनी जागरूक नहीं थी। आज जितनी जागरूक जनता है, मैं कह सकता हूं कि 2019 में और आज में जमीन आसमान का अंतर है। उस दिन अगर 100 में से 2 या 3 लोग जानते थे, तो आज की तारीख में ईवीएम का विरोध करने वाले, ईवीएम को जानने वाले 60 से 70, हो सकता 80 लोग भी हों। इतनी संख्या ईवीएम के विरोध में आज इस देश में हो चुकी है। हमने बहुत कोशिश की, लगातार हम बोलते रहे, लेकिन जन आंदोलन के लिए जनता तो चाहिए ना। बिना जनता के जन आंदोलन कैसे हो सकता है? हम जनता को जगाते रहे, बोलते रहे, लगातार बोलते रहे, कहते रहे। इवन 2022 का जो चुनाव हुआ था विधानसभा उत्तर प्रदेश का, मैंने बाकायदा उस विधानसभा चुनाव में, जब मैं बनारस में प्रचार के दौरान था, मैंने उस समय ये बताया कि ईवीएम में किस किस तरह से गड़बड़ी होने वाली है, कहां कहां गड़बड़ी होने वाली है। और वो मेरी वीडियो करोड़ों में गई, इतनी वायरल हुई, बावजूद उसके किसी की समझ में नहीं आई, पार्टियों की समझ में नहीं आई। और आप देखिए कि हमने, आप ये देखेंगे कि जो इस ईवीएम को हटाने के लिए हमने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाई, वो सिग्नेचर कैंपेन देश में हमने चलाई, जगह जगह हमने लोगों को फॉर्मेट दिए। मैंने 1 लाख फॉर्मेट वो छपवाए, लेकिन क्या करूं, दुख के साथ कहना पड़ता है कि लोगों ने फॉर्म तो ले लिए,
पर वो फॉर्म मुझे लुटाए नहीं। मैं ये चाहता था कि करोड़ों लोग इस देश में 90 करोड़ मतदाता हैं, उन 90 करोड़ मतदाता में से लगभग 60 से 65 करोड़ मतदाता वोट देते हैं। अगर 20 से 25 करोड़ मतदाता भी उस सिग्नेचर कैंपेन में हिस्सा लेते और सिग्नेचर करके हमें देते, तो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन लगा के कहते कि देश के इतने सारे लोग नहीं चाहते कि ईवीएम से चुनाव हो, तो क्यों कराया जा रहा है? एक व्यक्ति की भी आवाज का महत्व है, उसकी भी वोट का महत्व है, लेकिन जब करोड़ों लोग कहें तो उनकी बात क्यों नहीं सुनी जाए? अफसोस, इस देश की जनता भी सोई हुई थी। इस देश की जनता भी जब तक उसे पकड़ के अच्छी तरह से झकझोर के जगाओ नहीं, वो भी जगती नहीं है। बिल्कुल इस तरह से बैठी रहती है कि जैसे बिल्ली आ रही है और कबूतर आंख बंद करके बैठा रहता है। वो सोचता है कि ये चली जाएगी, लेकिन चल जाती नहीं, वो मार के खा जाती है। यही स्थिति। मैं वो फॉर्म दिखाता हूं आपको, ये देखिए, ये फॉर्म है, ये फॉर्म है। आप इसमें देखेंगे बाकायदा मैंने दिखाया है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और इस फॉर्म में सामने की तरफ और पीछे की तरफ 25 वोटर्स के, 25 मतदाताओं के सिग्नेचर होने थे। और इसमें हमने बहुत सिंपल कहा है कि उनका नाम, फोन नंबर और ईमेल अगर हो, और लोकसभा क्षेत्र का नाम, राज्य का नाम और उनके हस्ताक्षर। इसके बाद हमने और एक फॉर्म छपवाया, उसमें हमने कहा कि उसका नाम, मतदाता का नाम, और साथ में उसका वोटर आईडी कार्ड नंबर, और साथ में उसका मोबाइल नंबर और सिग्नेचर। बस इतनी इंफॉर्मेशन। बावजूद उसके लोगों ने साथ नहीं दिया। पर मुझे लगता है कि जिस तरह से अब ये सारी चीजें हो रही हैं और इन 3 राज्यों के परिणाम के बाद जिस तरह से लोगों में गुस्सा है, लोग अब साथ देंगे, मुझे इतना विश्वास है। और लोग साथ देंगे तो जन आंदोलन बनेगा और ईवीएम खत्म होगी। हमारा चाहे जो हो जाए, फिर कह रहा हूं, अब ईवीएम को हटा के ही हम लोग भी दम लेंगे और ये आंदोलन हर जगह लेके जाएंगे, देश के कोने कोने में लेके जाएंगे। जैसे सीएनआरसी का आंदोलन हुआ पूरे देश में, जैसे किसान आंदोलन हुआ, हमारी पूरी ताकत लगेगी, पूरी कोशिश होगी ये आंदोलन ईवीएम हटाने का भी उसी तर्ज पर पूरे देश में हम करेंगे। एक संक्षेप में एक बात, क्या आपका कोई इरादा है विपक्षी पार्टियों से राब्ता करने का, उनसे कांटेक्ट करने का? देखिए, जो 6 तारीख को हमारा जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है जी, जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे ममता बनर्जी जी की पार्टी हो, टीएमसी हो, चाहे उनकी उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, मायावती जी की पार्टी हो, स्टालिन जी की पार्टी डीएमके हो, हमने, और ये आम आदमी पार्टी हो, हमने इनको बाकायदा इनविटेशन भेजा है। इन सबके मेल पर हमने इनविटेशन भेजा है और कल हम जाके इनके ऑफिस में इनसे मुलाकात करने का प्रयास करेंगे। राहुल जी से, सोनिया जी से, खड़गे साहब से, अरविंद केजरीवाल जी से, जितने भी लोग यहां हैं दिल्ली में, हमारा प्रयास रहेगा। हालांकि अभी तक किसी ने मिलने का समय नहीं दिया, कितनी भी कोशिश कर लो देते नहीं। पिछले 4 साल से ट्राई कर रहे हैं, राहुल जी ने मिलने का समय नहीं दिया, सोनिया जी ने मिलने का समय नहीं दिया, पिछले 5 महीने से उनसे ट्राई कर रहे हैं, खड़गे साहब से 4 महीने से ट्राई कर रहे हैं, मिलने का समय नहीं दिया। तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं? उम्मीद तो बहुत कम है, लेकिन हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि कल कोई ये ना कहे कि हमें नहीं बताया और हमें नहीं बुलाया। सो विपक्ष के हर नेता को बुलाने का हमारा पूरा प्रयास है, पूरी कोशिश है कि इस आंदोलन में सभी साथ दें। और आपके माध्यम से बाकायदा हमने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा है कि जो सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन रिपोर्ट ईवीएम और वीवीपैट पे जो है, उसके भी जितने भी सिटीजन कमीशन के जितने भी लोग हैं जिन्होंने सिग्नेचर किया है, 6500 लोग, और इसके अलावा और भी जितने भी संगठन है, सामाजिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता, उनको भी हमारा निमंत्रण है, अपना झंडा, अपना बैनर लेकर आए। लेकिन ये लड़ाई सबकी है, सब मिलकर एक साथ चल के इस ईवीएम नामक बीमारी को, जिसने देश को तबाह करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, जो कैंसर की तरह देश को, भारत को खाई जा रही है, इसको खत्म करने के लिए हमारा साथ दें, कंधे से कंधा मिलाकर चलें। और इसीलिए ये जो आंदोलन होगा हमारा जंतर मंतर पर, 6 जून को जो आंदोलन होगा, 6 जनवरी को, परसों जो आंदोलन होगा 12 बजे, वो आंदोलन हमने जो कर रहे हैं, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा।
ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा इसके बैनर तले हो रहा है। और मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश से विशेषकर कुछ उत्तर प्रदेश से जो छोटी मोटी पार्टियां हैं, तकरीबन 26 से 27 पार्टियां अब तक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तकरीबन 50 के लगभग सामाजिक संगठन भी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी बेशक नहीं अभी आ रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और देश में नॉर्थ ईस्ट में लेके मणिपुर, असम, आपके सिक्किम और आपके त्रिपुरा, वहां से, और फिर आप बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, या कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, इधर आप आंध्रा और इधर तेलंगाना, साथ में आपका उड़ीसा, और इधर चले जाइए हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, और इवन लक्षद्वीप से, गोवा से, यहां से भी लोग हमारे साथ इस आंदोलन में जुड़ चुके हैं। मैं नहीं जानता कि कौन कौन आएगा, लेकिन यह सच है कि इतने लोग इस आंदोलन में जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं, बहुत पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो इसमें हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि यह आंदोलन जबरदस्त तरीके से चलेगा और इस गंदगी को साफ करेगा। जी बिल्कुल। और कल का और परसों का दिन दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण। कल देखना होगा पटियाला हाउस कोर्ट से जब आप इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जब आप पैदल मार्च करेंगे तो कितना आपको सपोर्ट मिलता है और क्या आपको करने दिया जाता है या ये नहीं। और 6 तारीख को जंतर मंतर पर 12 बजे जो आपका पूरा आंदोलन है, जहां आपने कहा कि बड़ा सपोर्ट है, कितनी बड़ी तादाद में लोग वहां आते हैं, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि लड़ाई जैसा आपने कहा कि लोकतंत्र संविधान को बचाने की है और ईवीएम को हटाने की है। बहुत शुक्रिया भानु जी, आपने कीमती वक्त। उषा जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मुझे थोड़ा सा अनुमति दें। जी बिल्कुल। कि इलेक्शन कमीशन मोदी जी की तरह तानाशाह न बने, यह मेरी सलाह है इलेक्शन कमीशन को। वो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक का नौकर है, जनता का नौकर है। उसकी जिम्मेदारी है कि लोगों की बात सुने और सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान करे। जो सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन रिपोर्ट ने जो दी है रिपोर्ट, उसमें बहुत जबरदस्त तरीके से रिसर्च करने के बाद, बहुत सबूतों के बाद, फैक्ट के बाद वो रिपोर्ट दी है। इलेक्शन कमीशन को उसे सुनना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को किसी का डर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 324 में बेशक सरकार नियुक्त करती है इलेक्शन कमीशन को, लेकिन अनुच्छेद 24 सब अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 324 सब अनुच्छेद 5 उसका जो है, उसमें बाकायदा प्रोटेक्शन है इलेक्शन कमीशन को कि अपने टेन्योर में जब तक इलेक्शन कमीशन नियुक्त होता है और तब तक रहेगा, उसकी ना पे कम हो सकती है, ना सुविधाएं कम हो सकती है, ना उसे हटाया जा सकता। उसके हटाने का तरीका भी महाभियोग है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है, इंपीचमेंट, वो है। सो उसे डर किस बात का? कोई डर होना नहीं चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि कोई व्यक्ति उसको कितना ही प्रोटेक्शन दे लीजिए, पर अगर वो किसी की मानसिक रूप से गुलामी करने में लग जाए, तब इलाज क्या है? सो मेरा निवेदन है, मेरी एक सलाह है इलेक्शन कमीशन को, ऐसा न करे। वो किसी व्यक्ति विशेष या सरकार का मातहत नहीं है। वो इस देश के प्रति उसकी जिम्मेदारी है, देश के संविधान के प्रति जिम्मेदारी है। ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाए। जी बहुत शुक्रिया भानु जी, आपने कीमती वक्त दिया। आपका बहुत बिजी शेड्यूल है, बहुत शुक्रिया। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।